करके बता करूंगी, बस यही प्लान है। अच्छा, क्लियर नजर आ रहा है? पहले मुझे ये जी मैम। बताएं। अच्छा, हमने कल थायराइड का सारा किया था। आज हमने पहले थायराइड के कार्सिनोमास को करना है, ठीक है? अब थायराइड के कार्सिनोमास की हम लोगों ने सारी चीजें देखनी है। पहले पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि थायराइड में आप लोग डायग्नोज कैसे करोगे कि ये कार्सिनोमा के पेशेंट आए हैं, और इनके अंदर हम लोगों ने बायोप्सी वगैरह भी ली है, ठीक है? तब हम जाके इन लोगों के अंदर देखते हैं कि बायोप्सी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर इनकी डिफाइंड सेल्स हमें मिलते हैं, ठीक है? और कोई नीडल फाइन नीडल एस्पायरेशन करवा लेते हैं, ठीक है? फिर थायराइडेक्टमी आखिरी रिजॉर्ट होता है इनके अंदर कि थायराइड को रिमूव करवा लो, ठीक है? पार्शियल भी होती है, टोटल भी थायराइडेक्टमी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास ना कुछ टिपिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं सर्जरी के दौरान। जब भी थायराइड कार्सिनोमा के पेशेंट आते हैं, जब टोटल थायराइडेक्टमी हो रही होती है ना, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं हमारे पास कि ट्रांजिएंट रिसेक्शन हो जाती है हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की ड्यूरिंग लाइगेशन, जब हम इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या है? थायराइड कार्सिनोमा, थायराइड सी है, ठीक है? थायराइड कार्सिनोमा हमारे पास क्या है? डायग्नोज कैसे होगा? ये हमारे पास फाइन नीडल एस्पायरेशन से डायग्नोस्ड होता है, ठीक है? जब डायग्नोज हो जाए या फिर बायोप्सी के थ्रू भी होता है, बायोप्सी करते हैं हम, ठीक है भाई? उसके नतीजे में हमें पता चलता है कि थायराइड सी है, तो हम उसकी थायराइडेक्टमी करते हैं प्लान, ठीक है? थायराइडेक्टमी करते हैं प्लान। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे जब सर्जरी हो रही है? कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग सर्जरी क्या होती है कि हम ना कुछ नर्व्स को प्रिजर्व करना होता है हमने, कि ना अगर ये नर्व डैमेज हुई तो मतलब हॉर्सनेस हो जाएगी। अब रिकरेंट लारेंजियल नर्व जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हॉर्सनेस, अगर उसको उसको कंप्रेशन हो जाए, उसकी लाइगेशन हो जाए, उसकी ट्रांजैक्शन हो जाए, नर्व कट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, डिस्फेजिया हो जाएगा, डिस्टोनिया हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसके अंदर क्या होता है जब सर्जरी हो रही है? तो ट्रांसेक्शन और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हो जाती है ड्यूरिंग लाइगेशन, जब लाइगेट कर रहे होते हैं इंफीरियर थायराइड थायराइड आर्टरी को, इंफीरियर थायराइड आर्टरी को जब लाइगेट कर रहे होते हैं, तब इसकी गलती से ना ट्रांजेक्शन हो जाती है, नर्व कट हो जाती है, नर्व की जो मेन सप्लाई है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है? तो इसके नतीजे में क्या होता है रिकरेंट लारेंजियल नर्व की ट्रांजेक्शन में? तो क्या क्या फीचर्स आते हैं? हॉर्सनेस होती है, डिस्फेजिया होता है, ठीक है? डिस्टोनिया हो जाता है, टोन टोन भी खत्म हो जाती है, डिस्टोनिया होता है, ठीक है? फिर हमारे पास इसी को, एक तो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का डैमेज हो जाता है, ठीक है? दूसरा होता है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है? ये भी ड्यूरिंग लाइगेशन होती है, जब लाइगेट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग लाइगेशन ऑफ, क्या होता है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है? या इसको हम वेस्कुलर पेडिकल भी कहते हैं, ठीक है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ग्लाइकेशन के वक्त सुपीरियर लेरेंजियल नर्व कंप्रेस हो जाती है, ठीक है? पास क्या होता है कि मतलब डिफरेंट काइंड के ना लॉस ऑफ टोन हो जाता है, लॉस ऑफ टोन हो जाता है वॉइस के अंदर, ठीक है? ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ड्यूरिंग डायग्नोसिस एंड मतलब टिपिकल, हम अगर थायराइड कार्सिनोमा को हम डायग्नोस कर रहे हो और उसको ट्रीट करने के चक्कर में जब सर्जरी होती है, तो ट्रांजैक्शन होती है कुछ नर्व्स की, डैमेज होती है कुछ नर्व्स इन लाइगेशन प्रोसेस, उनके नतीजे में अगर रिकरेंट लारेंजियल नर्व का डैमेज होता है तो हॉर्सनेस, डिस्फेजिया, डिस्टोनिया हो जाता है। एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर
लेरेंजियल नर्व का अगर डैमेज होता है तो लॉस ऑफ टोन हो जाती है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा। अब इसके हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं थायराइड की। ठीक है। अब पेपिलरी कार्सिनोमा बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब फेवरेट है सीपीएसपी वालों के लिए। ठीक है। उनका ना दिन नहीं गुजरता, उनका पेपर नहीं गुजरता जब तक पेपलरी ना दे दें। ठीक है। पेपलरी या फॉलिक्यूलर दोनों में से दे सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका यही है, पेपलरी है। ठीक है। पी से पेपलरी, पी से इनके सारे सिम्टम्स याद रखने हैं। ठीक है। और मतलब पी 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 हर चीज आएगा, मतलब पॉपुलर है हमारे पास, पी फॉर पॉपुलर है हमारे पास। ठीक है। पैल्पेबल lymph नोड्स मिलते हैं, lymph नोड्स मिलते हैं, समोमास बॉडीज मिलती हैं, समोमा बॉडीज मिलती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास पी से हमारे पास इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, प्रोग्नोसिस गुड। ठीक है। फिर हमारे पास ये पोस्ट रेडिएशन, पोस्ट रेडिएशन थेरेपीज के नतीजे में होता है, पोस्ट रेडिएशन थेरेपी। फिर आता है हमारे पास वो जो हमने मोमो बॉडीज बता दी हैं। ठीक है। एक होता है हमारे पास ऑर्फन एनी न्यूक्लियस, जिसको हम पॉपिंग आई कहते हैं, पॉपिंग आई। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ऑर्फन एनी आइज। ठीक है। और क्या है, क्लियर न्यूक्लियर के साथ होते हैं, क्लियर न्यूक्लियर। ये सारे इसके पीस हमने बेसिकली कवर करने होते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन भी यही है, मतलब पॉपुलर का मतलब क्या है, मोस्ट कॉमन है ये। ठीक है। पैल्पेबल लिम्फ नोड्स मिलते हैं। इसके अंदर एम्प्टी अपीयरिंग न्यूक्लियाई, जिनके अंदर सेंट्रल क्लियरिंग होती है, जिसको हम पॉपिंग आई के नाम से हम वो देख रहे होते हैं। ऑर्फन एनी आइज विद क्लियर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास समोमा बॉडीज आ जाती हैं, और साथ में हमारे पास क्या होता है, इसका है ना एक रिस्क भी याद रखना होता है। रिस्क होता है क्या, इंक्रीज रिस्क होता है किसका, RET बाय PTC रीअरेंजमेंट्स का, PTC रीअरेंजमेंट्स का। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, RET जीन क्या है। ठीक है। ये अल्टरेशन प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, RET रीअरेंज्ड ड्यूरिंग ट्रांसफेक्शन। ठीक है। ये RET जीन होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रीअरेंज ड्यूरिंग ट्रांसफेक्शन। ये बेसिकली प्रोटोन को जीन की टाइप है। ठीक है। और इसका बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है। ठीक है। और ये बहुत ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, RET। एक तो हमने देख लिया थायराइड को इन्वॉल्व कर रहा है, साथ में ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, किडनीज के अंदर होता है RET जीन्स। ठीक है। थायराइड। ठीक है। और जो हमारे पास इनकी अगर रीअरेंजमेंट देखी जाती है, ठीक है, मतलब PTC का मतलब क्या है, पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है। ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है RET की, एंड पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा की रीअरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास इसकी ये रिस्क का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। ठीक है। और साथ में BRAF म्यूटेशन भी होती है, ये भी एक म्यूटेशन की टाइप है, BRAF। ठीक है। BRAF की एस की टाइप आ जाती है। ये मोस्ट प्रिवेलेंट भी है, एक और भी याद रखना है, प्रिवेलेंट भी है। ठीक है। अब ये सारे पीस हमने बेसिकली इसके कवर किए हैं, इसकी हमने एक रिस्क पढ़े हैं। ठीक है। BRAF म्यूटेशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ RET बाय पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा रीअरेंजमेंट्स होती हैं। ठीक है। इंक्रीज रिस्क हो जाता है इसका। अब ये बेसिकली हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
चाइल्डहुड इरिटेशन के साथ आते हैं, मतलब चिल्ड्रन में भी ये कॉमन होता है और एडल्ट्स में भी एज वेल एज कॉमन होता है, लेकिन इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। अब इसके अंदर हमारे पास, अब हमने एक पढ़ी है समोमा बॉडीज, और समोमा बॉडीज और कहाँ कहाँ मिलती हैं ये भी अब हम कवर करते जाते हैं, ठीक है। मेनिंजियोमस में। ठीक हो गया, एक आता है समोमा बॉडीज, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ आपको एक तो डॉक्टर आयशा ने बता दिया है, मेनिंजियोमास, ठीक है। दूसरा हमारे पास और कहाँ मिलेंगी, इसके ना डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अब पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में इन्वॉल्व था, ठीक है, मेनिंजियोमास में इन्वॉल्व है। ओवरीज में अगर आ गया तो वहां पे भी हमारे पास एक टाइप होती है पेपिलरी सीरस सिस्ट एडिनोमा, ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। ये हमारे पास पेपिलरी सीरस सिस्ट एडिनो कार्सिनोमा ऑफ ओवरी, साइट और उसकी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है ब्रेन के अंदर, हमने बता दिया मेनिंजियोमा। लंग के अंदर भी होते हैं समोमा बॉडीज, वो हमारे पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में होता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये उसके अंदर एंडोमेट्रियम में पाया जाते हैं समोमा बॉडीज, वो कहाँ है, एंडोमेट्रियल, हमारे पास एडिनो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। फिर प्लूरा में पाया जाता है, प्लूरा में हमारे पास पेरिटोनियल एंड प्लूरल मीजोथीलियोमा। ये सारी की सारी एसोसिएशंस हैं जहाँ जहाँ समोमा बॉडीज पाई जाती हैं। समोमा बॉडीज को सिर्फ पीटीसी के साथ नहीं याद रखना, आपने बाकी इन सब चीजों के साथ भी याद रखना है। एक मेनिंजियोमास बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जो बार बार रिपीट होता है, किसका आ जाता है, ठीक है। एक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर एंडोमेट्रियल एडिनो कार्सिनोमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये तीन के अंदर आपको तो वैसे मैम याद होंगे, ये जोक मेनिंजियोमास। सैक या टेराटोमस में भी शायद होते थे नहीं, योग सेक और टेरिटोमास में ट्यूमर्स नहीं में होते। उनके। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है वहां मैम। पे नहीं होते, वहां पे नहीं होते, ठीक है। ओके मैम। बेसिकली आपने इनके अंदर याद रखना है, मेनिंजियोमास में है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। ये तीन तो बहुत फिंगर टिप्स पे आपको याद है, जब भी मैं मोमो बॉडीज का नाम लो ना, बाकी कुछ याद आए ना आए, ठीक है। बाकी सारे ना मतलब बिनाइन सूरत हाल है, ठीक है, ये भी बिनाइन आ जाता है। एडिनो कार्सिनोमा भी इतना हार्मफुल नहीं है, मेसोथेलियोमा भी मतलब लंग की लेयर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर सीए लंग के साथ आ गया, वो भी स्मॉल सेल लंग आ गया, पीटीसी आ गया, साथ में मेनिंजियोमास ब्रेन ट्यूमर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट, तब आपको पता होना चाहिए स्मॉल बॉडी जहाँ पे भी होती है। ठीक हो गया, ये क्लियर है। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पे ना नोड्यूल किस तरह का होता है, कोल्ड नोड्यूल, एमसीक्यूज में आते हैं कि कोल्ड नोड्यूल किसका है, वो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का, ठीक है, बेसिकली फीचर आता है, कोल्ड नोड्यूल दिखाई देते हैं हमें। और जो फॉलिक्यूलर होते हैं वो वहां पे हमारे पास हॉट नोड्यूल होते हैं। अब फॉलिक्यूलर सीए लंग के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब फॉलिक्यूलर, अच्छा डिफरेंट इसकी वैसे ना याद रखते हैं हमने, जो याद रखी हुई है ना, वो याद रखी हुई है कि ना इसकी मेटास्टेसिस ज्यादा होती है, मतलब इसकी फिर एज कंपेयर टू प्रोग्नोसिस बैड होगी बाय मैम वो मतलब पीछे वाले में आपने पेपिलरी एक पॉइंट, कार्सिनोमा में। पीछे वाले में आपने एक पॉइंट ऐड नहीं किया कि उसकी मेटास्टेसिस किस तरह होती है, लिम्फेटिक के थ्रू होती है या ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू होती है, लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक स्प्रेड भी होता है, साथ में उसका एसोसिएशन विद रेडिएशन और स्लो ग्रोइंग भी होता है, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, सॉरी। उसके अंदर हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक स्प्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब स्प्रेड आएगी ना बात, ये मेटास्टेसिस कर जाती है, ठीक है, मतलब ब्लड के थ्रू होती है, मेटास्टेसिस होती है, ठीक है, टू लंग्स डिसेमिनेशन हो जाती है इधर।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे ना फर्स्ट एड में लिखा हुआ है इसका भी गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। बट ये याद रखना है, गुड प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस जब भी बात आए, और सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस वो फॉलिक्यूलर नहीं, वो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, ठीक है। पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द लंग है वो मोस्ट, मतलब उसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, नॉट फॉलिक्यूलर, क्योंकि इसके अंदर मेटास्टेसिस हो जाती है लंग्स की, ठीक है। इन्वेड कर जाता है थायराइड कैप्सूल के, और वेस्कुलेचर इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका प्रोग्नोसिस एज कंपेयर टू पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड बैड है, ठीक है। ये भी याद रखना है। अब बुक ये कहती है, फर्स्ट एड ये कहती है इसका गुड प्रोग्नोसिस है, बट आपने ये भी याद रखना है इसकी इन्वेजन कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस की वजह से इसका एज कंपेयर टू पेपिलरी कार्सिनोमा इज अ बैड प्रोग्नोसिस। ये क्लियर है। अब जी यहाँ पे मैम। हमारे पास क्या है कि ये मैंने क्या कहा है, इन्वेड करता है हमारे पास थायराइड कैप्सूल को, ठीक है। एन प्लस वेस्क्यूलेचर इन्वॉल्वमेंट होती है, वेस्क्यूलेचर, ठीक है। वेस्क्यूलेचर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास स्प्रेड हो जाता है हेमेटोजीनस, हेमेटोजीनस स्प्रेड, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरह की म्यूटेशन होती हैं, म्यूटेशन हमारे पास रास आ जाती है, रास म्यूटेशन हो जाती है, और पी ए एक्स एस जो 8 होता है, ठीक है। एंड हमारे पास पी पी ए आर गैमा। अब ये हमारे पास क्या है, रास का मतलब हमारे पास क्या है, रैट सार्कोमा जीन, ठीक है। रैट सार्कोमा वायरस जीन म्यूटेशन होती है, ठीक है। रास जो हम मोस्ट कॉमनली पढ़ रहे होते हैं कि रास क्या है, और ये हमारे पास पैक्स का मतलब क्या है, ये पेयर्ड बॉक्स है, पेयर्ड बॉक्स जीन 8, ठीक है। पेयर्ड बॉक्स जीन 8 आ जाता है इसका। और ये हमारे पास क्या है, पीपीएआर गैमा क्या है, पर ऑक्सीसोम proliferator एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इनके नाम नहीं पता होना चाहिए, बस एक दफा आपको पता होना चाहिए होती एब्रिवेशंस क्या क्या है, मतलब रास म्यूटेशन याद रखनी चाहिए, मोस्ट कॉमनली यही याद रह जाए, बहुत है आप लोगों की इस लेवल पे। पैक्स का मतलब क्या है, पेयर्ड बॉक्स जीन 8 है, ठीक है। ये हमारे पास पीपीएआर गैमा क्या है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड हमारे पास रिसेप्टर गैमा होता है, ठीक है। ये इनकी म्यूटेशंस होती हैं बेसिकली। इसके अंदर भी हम फाइन नीडल एस्पायरेशन करते हैं, साइटोलॉजी करते हैं, और उसके ऊपर हमें साथ में हमें डिस्टिंग्विश पता चलता है कि ये फॉलिकुलर एडिनोमा है या कार्सिनोमा है। और उसके अंदर मैंने बताया था एक चीज, वो याद अंदर ऐड कर लें, हॉट नोड्यूल, ठीक है। हॉट नोड्यूल होता है यहाँ पे, क्या है, हॉट नोड्यूल मिलता है इसके अंदर, पेपिलरी, ये फॉलिकुलर सीए में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मिलरी कार्सिनोमा, मिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। मिलरी कार्सिनोमा में हमारे पास याद रखने हैं 2 C याद रखने हैं, और मेन 2 याद रखना है, ठीक है। अब 2 C के हमारे पास क्या है, मतलब एक तो हमारे पास सेल्स, सेल्स याद रखने हैं कि सेल्स कौन से सेल्स हैं हमारे पास, पैरा पैराफॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर, और कैल्सिटोनिन रिलीज करता। एग्जैक्टली, ठीक है। कैल्सिटोनिन हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन होता है, वो रिलीज होना शुरू होता है, रिलीज, ठीक है, और प्रोड्यूस होता है। जब प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, इसने क्या करना है, हमारे पास कैल्शियम को लोअर कर देना है, ठीक है। कैल्शियम लेवल को लोअर कर देना, और यहाँ पे मेन 2 की इन्वॉल्वमेंट है, मेन 2 में भी ए और बी दोनों हमारे पास सब टाइप्स आती हैं, मेन 2 ए, मेन 2 बी, ठीक है। और यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, कॉन्गो रेड स्टेनिंग कराते हैं,
कॉन्गो रेड स्टेनिंग करवाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। जी। दो सीज और मैन टू भी ए और बी दोनों है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ये बेसिकली आर रेट म्यूटेशन आ जाती है। मैम ये इसकी मेटास्टेसिस किस तरह होती है, ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक? इनकी स्प्रेड का इतना ज्यादा नहीं होता, ये पहला पैराफोलिकुलर सेल्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। इनकी ऐसा स्प्रेड आपको नहीं पता होना चाहिए, मतलब वो लिम्फेटिक्स है, वो ब्लड है, बस दैट इज। फॉलिक्यूलर फ्लावर याद रख लो, ठीक है, फ्लावर, रेड फ्लावर, ठीक है, उसके मतलब हेमेटोजेनस हो रही होती है, ब्लड के थ्रू हो रही होती है, मेटास्टेसिस हो रही होती है। और जो पेपिलरी होती है वो हमारे पास लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक पेपिलरी, इसकी स्प्रेड का नहीं होता है कुछ ना, इसकी स्प्रेड का कभी बताया गया है किसी भी गाइडलाइन में किस तरह स्प्रेड होती है। बस ये सेल्स की म्यूटेशन होती है, और पहला पैराफोलिकुलर सेल्स का या तो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उसके थ्रू स्प्रेड होती है, मतलब इसकी और स्प्रेड का कभी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। मैम ये सारी म्यूटेशंस क्रैम करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं नहीं, कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को मैंने वैसे ही बताया है, आप लोगों ने इसको क्रैम वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस आरईटी की म्यूटेशन याद रखनी है, किसके साथ, वो है मैडम एक तो पेपलरी के आपने साथ। हमें डरा दिया मैडम, स्टार्स में बता देते मैडम। नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को बताया है, उस वक्त भी बताया जब मैंने आपको बताया है कि डिक्टेट करवाए, या आप लोगों को इस लेवल पे इतना पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट म्यूटेशंस का पता होना चाहिए, ये म्यूटेशन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इस तरह की म्यूटेशंस होती हैं। अब ये घबराना कौन नहीं है। रिवाइज करवाएगा? घबराना वाकई नहीं है। सबसे पहले चले, मुझे कौन रिवाइज करवाएगा एक 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 करके सारे कार्सिनोमास। अच्छा, मेडुलरी कार्सिनोमा जो है वो पीस है, कुछ 4-5 पीस है। पहला वही पेपिलरी। चार पीस, पांच वो पीस पेपिलरी बताइए। है। पेपिलरी है। हाँ वो पेपलरी का पेपिलरी है, बताएं। सॉरी। चलो, पहला लफ्ज ही बताया काशिफ ने, वो भी गलत बताया, नींद में है। चलो, बिस्मिल्लाह तो बहुत गंदी हुई है हमारी। अच्छा, आगे आगे बताओ मोस्ट ना, गलती पॉपुलर इंसान से ही मोस्ट होती है ना पॉपुलर हमेशा। मोस्ट पॉपुलर है, मतलब कॉमन है। हाँ, ठीक है, और ठीक इसकी है, प्रोग्नोसिस गुड है। समोमा गुड है, बॉडीज होती है इसमें। सही और है। उसके अलावा और क्या होता है, प्रीवेलेंट है। हम्म। और एक दूसरे जो ऑर्फन आइज है, पता नहीं क्या वो होते हैं हाँ इसमें। हाँ, सही हो गया। हाँ, पॉप कोल्ड डाई जो नोड्यूल्स मैंने होते कहा हैं। था, ऑर्फन आई, न्यूक्लियाइज होते हैं, ठीक है। हाँ, उसके आगे। अलावा इसमें कोल्ड नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फेटिक से इसकी मेटास्टेसिस होती है। और हम्म। जो किसकी? रिस्क फैक्टर हम्म। लिम्फेटिक के सही है। थ्रू होती है ना। रिस्क इसकी फैक्टर में कुछ म्यूटेशन, आपने म्यूटेशन का रिस्क। सिर्फ मैंने एक बताया था कि रिस्क में क्या है, आरईटी पीटीसी हमारे पास रीअरेंजमेंट्स हो जाती हैं। जी जी मैम। हम्म। और ये तो बस पोस्ट यही दिक्कत एडिकेशन है। है। पोस्ट एडिकेशन हाँ, थेरेपी। पोस्ट रेडिएशन। हम्म। हम्म। चले इसके अब, अलावा बस समोमा बस बॉडीज काशिफ, लिम्फ की फिर नोड रह बहुत आपने। गए है, बहुत बस। है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत आता है, बस मान गए हैं। अब बताएंगे हमें, असगर बताएंगे, असगर मैं बताएंगे। माशाल्लाह बोले, ऐसा ना हो नजर लग जाए। ना, वही मैं कह रही हूँ, नजर ना लगे, हम नजर नहीं लगवाना चाहते इस वक्त। असगर बताएं, माइक खोलें। उस वक्त तो बहुत पीछे पीछे आवाजें आ रही थी ना, अब हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। ईआर में हूँ, पेशेंट के साथ हूँ, अच्छा अच्छा। लो लो हिस्ट्री, पेशेंट सेव करो। सामा, आप बताएं। मैम फॉलिकुलर कार्सिनोमा ये मोस्टली जो है वो हॉट नोड्यूल के साथ एसोसिएशन है इसकी। गुड हम्म। गुड प्रोग्नोसिस है। लेकिन हम्म। पेपिलरी का एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, इसका गुड प्रोग्नोसिस है। ये है, हम्म। इन्वेट करता है कैप्सूल को, साथ में क्या? इन्वेट करता है कैप्सूल को, थायराइड हम्म। कैप्सूल को। और साथ में हम्म। वस्कुलेचर को भी इन्वॉल्व करता है। तो इसके मेट्स जो हैं कहीं पे भी मिल सकते हैं, जैसे लंग्स में। ठीक हम्म। है। और हम्म। इसकी एसोसिएशन आपने शायद रास के साथ बताई थी। और एक और था बड़ा सा लफ वर्ड, वो मुझे याद नहीं है, पी से कुछ था।
बोले बोले। मैम एसोसिएशन जो इसकी रास म्यूटेशन के साथ और एक दूसरी थी PA समथिंग इस तरह था। पैक्स 8 जीन था ना, पेयर्ड बॉक्स जो बताया, पैक्स ए, और साथ में हमारे पास दूसरा PPAR। वो याद PPA करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर याद रख लो। याद नहीं हो रहा PPAR, पेपर याद रख लो। पापड़ याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, याद रख लो बस, पापड़ हो पेपर हो। अच्छा हॉट आगे। नोड्यूल हॉट नोड्यूल्स होते हैं हॉट इसमें और नड्यूल, ब्लड हाँ के हॉट नड्यूल मेटास्टेसिस बताया होते मैं। हैं। और मिडलरी कार्सिनोमा बताएंगी आयशा। ये सेक्शन 2C है, 2 मैन है। 2C पैराफॉलिकुलर सेल से ये ओरिजिनेट होते हैं। कैल्सिटिनिन में रिलीज प्रोड्यूस होता है, उसमें कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है। और 2 मैन मतलब उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉन्गोनेंट स्टेन से, गुड स्टेनिंग से। जॉब, गुड जॉब। आयशा वैसे भी इंटेलिजेंट होती हैं, क्यों आयशा? ऐसे है मैम। बस तुमसे भी मैडम इससे जरूर पहले मिलके क्या आना। पढ़ा था मैडम? इससे पहले क्या पढ़ा था मुझे हमने? मैंने लेट ज्वाइन किया था मैडम, ये तो अभी मेरा रिवाइज हो गया है। इससे हो पहले गया क्या पढ़ा था रिवाइज? मैडम? इससे पहले हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आपका मैंने आपका रिवाइज नहीं करने के सर, लिए तो दोबारा पढ़ाया है इन्हें। अच्छा अच्छा, नहीं वो मैडम। इसने सुना नहीं है मैम। ये ये ही पठान है। अच्छा, इसने सुना नहीं है। ये भी नहीं 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 काशिफ, आप अलग हैं, आप बस मेरे दिमाग में बैठ गए हैं, ठीक है। मैडम क्या आप हुआ ना, है? अब तो बता भी दो मैडम। कुछ नहीं हुआ काशिफ भाईजान, कुछ नहीं हुआ। बस हमने ना पॉपुलेशन का ठेका पर उठा लिया, हमने पॉपुलेशन में कमी नहीं आने देनी, ये हमने उठाया है। अच्छा अब हम पढ़ते हैं हमारे पास पैराथायरॉयड रिलेटेड, ठीक है। अब थायराइड तो कंप्लीट हो गया, पैराथायरॉयड पे आ जाते हैं। पैराथायरॉयड पे बेसिकली ना हाइपो और मैम एक हाइपर होता वैसे है। थायराइड में कैंसर रहता नहीं, वो एनाप्लास्टिक। एनाप्लास्टिक इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एनाप्लास्टिक क्या है, मतलब ज्यादा इन्वेजन हो जाती है, वेस्कुलेचर इन्वॉल्व होगा। एनाप्लास्टिक आपके लेवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए सिर्फ उतना ही याद कर लें, वही बेटर है। वे ऑफ जाएंगे, मैं हमेशा कहती हूँ भटकोगे, अपने भटकने वाली आत्माओं को ना रेस्ट दे दो। जितना आप लोगों को फर्स्ट एड से चाहिए ना, फर्स्ट एड का मैं आपको उतना दूंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं दूंगी। हमने USMLE नहीं करनी साथ, ठीक है, हमने FCPS करना है। डॉक्टर नम्रा ने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, डॉक्टर नम्रा बता रही है ना, एक्स्ट्रा ना खुद करती हूँ ना मैं किसी को करवाती हूँ, ठीक है, जितना चाहिए हम उतना करते हैं, हम एक्स्ट्रा ओके। करेंगे हम रुल जाएंगे। मैडम मैडम CPSP वाले आजकल करवा रहे हैं मैडम। हाँ जी। CPSP वाले है ना प्लास्टिक वाले कार्सिनोमा को दे रहे हैं। सबसे पुअर प्रोग्नोसिस के साथ जो है। नहीं, पुअर प्रोग्नोसिस तो है, लेकिन हमेशा हमारे पास मैडम गुड आज प्रोग्नोसिस मैडम के भी आए आजकल हैं। तो इतने फनी फनी MCQs आ रहे होते हैं मैडम। क्या आ रहे होते हैं? मैडम एक MCQs आया था कि एक बंदे ने परफ्यूम वो पफ किया है, ये तो कौन सा सेकेंडरी हुआ या प्राइमरी हुआ? बड़े अजीब से MCQs आ रहे हैं मैडम। सिंपल डिफ्यूजन। क्या मतलब सिंपल डिवीजन मैडम पे क्या MCQs आया था? मैडम हमने तो ये पढ़ा था कि किडनी में ये किडनी में ये होता है, प्लेसेंटा में ये होता है, बाकियों में ये होता है। मैडम उसने रूम का बता दिया कि रूम में परफ्यूम से कौन सा वो डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट हो। दरअसल वो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा हुआ था ना। हम्म। ना पूछो यार बस। तो ऑप्शन क्या थे? नहीं मैम, वो ये था ना कि रूम में जो है वो परफ्यूम किया है, परफ्यूम तो डाला, वो, अच्छा। हाँ जी, वो पूरे रूम में फैल गया, वो क्या है, सिंपली किस हाँ। वजह से है, वो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। हम्म। डिफीजन। सिंपल ये डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन ही होती है, डिफ्यूजन ये की तो वजह से। कॉमन सेंस भी इंसान बता देता है, कॉमन सेंस से। मैडम कॉमन सेंस वो तो हमें पता था, ये परफ्यूम का बॉडी कैसा क्या लेंगे ये? हम उधर FCPS का पेपर देने लगे हैं, ये क्या से क्या पूछ रहा है? जब वो आप तो बायोकेमिस्ट्री में कहीं स्टार्ट पे हो, भी दे मैडम सकते हैं, जब आप लोगों ने मैडम जब 9th 10th नहीं बायोकेमिस्ट्री में की स्टार्ट वहां हो, पे भी यही बेवकूफियां हम लोग कर रहे होते हैं, मैडम वहां पे उधर भी तो यही। हमें पता होता है कि आज हम कौन सा पेपर देने जा रहे हैं, हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं किस तरह की बोंगिया हमें मिलेगी।
इस तरह के पेपर में मैडम फिर बंदा हिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या, जब मैडम भी एक एमसीक्यू पेपर उन्होंने आता है ना, 5 लाइनों का पूछा होता है, एक एमसीक्यू आधी लाइन का पूछा होता है। अच्छा पता है यहाँ पे ना सीपीएसपी ना कभी कभी ना आप लोगों के दिमाग के साथ भी खेलता है। अब पेपर आता है सर्जरी का, सपोज, ठीक है, सर्जरी का कैंडिडेट बैठा है, ठीक है, साथ में ना हमेशा ना गायनी का कैंडिडेट्स भी साथ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा गायनी और सर्जरी के ना पेपर एक ही दिन में होते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे होते हैं। अब पेपर क्या होता है, अब सर्जरी का पेपर स्टार्ट होता है, वो ना देखता है कि यार ये सारा गायनिक पैरा वाले क्यों आ रहे हैं, मतलब गायनिकोलॉजिकली क्यों आ रहे हैं सारे एमसीक्यूज, एक आते हैं, दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है, वो सारे एमसीक्यूज मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के साथ दे देते हैं, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। अब वो लोग ये नहीं देखते, सर्जरी वाले जो होते हैं वो फिर घबरा जाते हैं, यार ये इतने प्रेग्नेंट, हमें गायनी का पेपर तो नहीं उठा के दे दिया। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, वो शुरू में बेशक प्रेग्नेंट लिखते हैं लेकिन आगे आपको हिंट लाजमी देते हैं, कोई भी साथ डाइसऑर्डर हो, कोई भी चीज हो ना, वो आपको साथ में लिंक लाजमी दे देते हैं। उसी तरह अगर ना सर्जरी का पेपर हो या गायनी का पेपर हो, उसके अंदर एनेस्थीसिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मैडम वही एनेस्थेटिक्स काशिफ इतने वाली ज्यादा बात डाल हो देते गई हैं, है पहला मैडम। एमसीक्यूज, दूसरा पेपर, मैडम तीसरा आज एमसीक्यू, डॉक्टर चौथा काशिफ एमसीक्यू। अब मेरे पेपर में जब हुआ था ना, वो यही था। अब मेरा पेपर जो था बाकी सबके लिए बहुत टफ था, मेरे लिए आसान क्यों था, क्योंकि मैंने उन चीजों को कंपाइल किया हुआ था, चीजों को, उन चीजों को मैंने इतना रिवाइज किया था, इतना मतलब एक दूसरे के साथ हमने बैठ के एक दूसरे से सुना था, तो वो हमें फिंगर टिप्स पे चीजें याद थी। अब उन्होंने हमें घुमाया कैसे, पहला एमसीक्यूज दिया उन्होंने एनेस्थीसिया का, दूसरा दिया, तीसरा दिया, मतलब वो लाइन में ना उन्होंने तीन से चार एमसीक्यू एनेस्थीसिया की उठा के दिए, मतलब सारे ड्रग्स थे, सारे ड्रग्स थे। अब मैं मतलब शुरू में अगर मुझे ना पता होता, मैंने ड्रग्स ना पढ़े होते, तो मैंने उसी वक्त सारा पैनिक करके ना वहीं पे अपने हाथ फुला लेने थे कि यार ये पेपर तो मेरा पेपर है नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया। हालांकि सारे एमसीक्यूज हमारे डबल ए से थे और हमारे एसकेज में से थे, ठीक है, जो कंपाइल करता है, जो एसकेज करता है, जो डबल ए करके जाता है, उसके लिए कभी भी कोई पेपर ना मुश्किल नहीं होता, ये हमेशा की रूटीन है। अब मैंने डबल ए की, मैं हमेशा सबको कहती हूँ डबल ए करो, डबल ए करो, क्योंकि एमसीक्यूज डबल ए से ही आता है, ठीक है। अब मेरा पेपर जो मैंने अपना एवेल्युएट किया था, वो 85% मेरा डबल ए से था, 85%, ठीक है, आपकी किस्मत नहीं 15% थी। किस्मत नहीं थी, किस्मत थी नहीं। अब मैंने पिछले पेपर्स भी उठा के जब देखे ना, जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी उसके, मैं पीछे से जाऊं अगर डबल ए उठाऊं, ठीक है, उनके पीछे वाले देखूं, वो सारे डबल ए के एमसीक्यूज होते थे, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा के दे देते थे, थोड़ी सी वो सिनेरियो चेंज करके, या सर्जरी रिलेटेड दे देते थे उसी चीज को, या गायनी के रिलेटेड दे देते थे उसी चीज को। सिनेरियो एक ही चीज है। अगर आप लोगों को ना सपोज कभी एमसीक्यूज ना भी आ रहा हो ना, यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो पढ़ाई जा रही है और एमसीक्यूज के ऑप्शन में आपको ना वो चीज मिले कि यार ये चीज देखी देखी, ये हमने पढ़ी हुई है, उस चीज को टिक लगा लो आंखें बंद करके, ठीक है। जो चीज पढ़ी हुई होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वही सिनेरियो आता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, आंसर वही होते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं वो लोग। समझ आ रही है? जी मैम। बस इन चीजों को ना, इनके जो दिमाग का प्रोसेस है, मेरा जो पेपर मुझे याद पड़ता है गायनी का पेपर, मुझे मुझे सिर्फ दो एमसीक्यूज नहीं आते थे 100 में से, मतलब कंफर्म नहीं थे कि मेरा ये ठीक है या नहीं, दो एमसीक्यूज, मतलब अब जो बाहर बाहर आए हैं सारे, उनके 25, वो कह रहे हैं 25 से 20 एमसीक्यूज, तो हमें कख नहीं पता कि हुआ क्या है हमारे साथ, ये वो ना। मुझे लेकिन कंफर्म पता था मेरे दो एमसीक्यूज मुझे नहीं पता, बाकी मेरे सारे करेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली सारे मार्क करके आई थी। अब मेरी तैयारी सिर्फ गायनी की नहीं थी, मेरी तैयारी मेडिसिन की भी थी, सर्जरी की भी थी, एनेस्थीसिया की भी थी, रेडियोलॉजी की भी थी, ठीक है, मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर थे, तब मुझे ये आसान लगा पेपर। तब मेरे दोस्त सिर्फ एमसीक्यूज फर्स्ट पेपर में मुझे लगा कि मैं नहीं, दूसरा पेपर हमारा टफ आया था, उसमें मेरे सिर्फ 5 से 6 एमसीक्यूज मुझे लगा कि मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे उनके आंसर नहीं पता, लेकिन वो भी मैं जब बाहर आई हूँ उनमें से भी मेरे 3 से 4 एमसीक्यूज करेक्ट थे। बिकॉज लॉजिक क्या थी, अटेम्प्ट करने का तरीका आपको पता हो ना एमसीक्यूज का, ठीक है, आपने आंसर वहीं सेलेक्ट करना होता है,
एमसीक्यूज की स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, आंसर वहीं सिलेक्ट करके आओ। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर वही होता है। साथ साथ तो कंपाइल हम किस तरह से करें? फॉर एग्जांपल मैं एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ, उसमें एक पॉइंट है, अब उस एमसीक्यू को मैं सेपरेट कर लूँ कि वो एमसीक्यू जब भी है मैंने वहाँ पे ऐड कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती थी, मेरी ना सारी रफी भरी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने अपने सारी एसकेएस जब रीड करती थी ना, मुझे पता, इंसान को पता तो होता है ना कि कोई भी एमसीक्यूज आप रीड कर रहे हो उसको ये पता होता है ये एंडो का एमसीक्यूज है। उसी वक्त जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो एंडो को एक दफा खोल लो यार, ये वाला एमसीक्यूज अगर मुझे नहीं आता ना तो वो ये वाला पॉइंट ना मैं अपनी रफी के उस वाले टॉपिक के अंदर ऐड कर दूँ। कंपाइल ये करना होता है, ठीक है। कंपाइल का मतलब ये है। अब फिर से दोबारा से उसी चीज का दोबारा एमसीक्यूज आएगा दूसरी एसके के अंदर, दूसरे पेपर के अंदर, फिर आपको उसी चीज का एक और पॉइंट मिलेगा, फिर वो चीज ऐड कर दो, ठीक है। एक ही चीज के उन्होंने इतने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, इतने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। मतलब अब विटामिन डी आपको मैं करवाऊंगी पैराथायरॉइड के बाद, आप देखना कि कितने एमसीक्यूज आए हुए हैं विटामिन डी के सिर्फ, ठीक है। अब जितनी दफा हम विटामिन डी उठा के बैठते थे ना, हम कंफ्यूज हो जाते थे इसके अंदर हम अब पीटीएच करें या विटामिन डी करें या कैल्शियम का ऑप्शन टिक करें। तीनों ऑप्शन दे दिए जाते थे वहां पे। या कभी एक लफ्ज चेंज कर देते थे, रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेट किससे हो रहा है। फिर दूसरी दफा वो कह देते हैं कि मेंटेन किससे हो रहा है, ठीक है। एक वर्ड चेंज करते हैं ऑप्शन चेंज हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब इसकी दूसरी मतलब रेगुलेशन और अपटेक का बता देते हैं, अपटेक कैसे है, एब्जॉर्प्शन कैसे है, ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कैसे है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कैसे है। मतलब एक एक चीज उन्होंने मतलब बताई। उन चीजों को ना कंपाइल कर लो, ठीक है। मैंने सारी चीजें मतलब अब जीआईटी के एमसीक्यूज मैंने जैसे आप लोगों को कंपाइल करवाए हैं, एस्पिरिन के एक एक एमसीक्यूज जो मैंने को बताया वो सारे के सारे एमसीक्यूज एसकेएस के अंदर आए हुए हैं, डिफरेंट एसकेएस के अंदर। अब वो एक ही दफा में, अगर एक गो में आप चीज एक दफा याद करोगे ना, आपको वो पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। एक दफा आप बार बार उस चीज को रिवाइज करते रहोगे ना, एक दफा खोलोगे एस्पिरिन का एमसीक्यूज एक नई, अब जैसे SK19 आ गई मेरे बाद, ठीक है। 19 के एमसीक्यूज जब उन्हीं चीज के साथ आप एडअप करते जाओगे वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। कंपाइल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंपाइल करो, कंपाइल का मतलब ये है कंपाइल करके याद करो। मैम तो आपको कंपाइलेशन में कितनी देर लगी थी? 2 मंथ्स? मुझे 1 महीना, बिकॉज मैंने सिर्फ टाइम अपना एफसीपीएस को दिया था, मैंने और किसी चीज को नहीं दिया था। मुझे नहीं पता होता था बाहर जाना है नहीं जाना। मेरी सिर्फ पढ़ाई होती थी, मेरी क्लासेस होती थी, मेरा सेल्फ स्टडी होता था, दैट्स इट। क्लासेस के अंदर मैं कंपाइल करती थी। मैं क्लासेस बेसिकली अगर मैं ना सुनती ना भी सुनो, मतलब अगर आप दिमाग भी बंद भी लेक्चर्स के दौरान, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका टॉपिक क्या है। अब टॉपिक आप जो पढ़ाया जा रहा है ना, कुछ चीजें आपको नई चीजें मिल, एडअप करते जाओ एटलीस्ट, ठीक है। अगर सो भी रही हो ना, सोए दिमाग से लिख तो थोड़ा बहुत सकते हो ना, कि दिमाग सो वही हाथ चला लिया करो। कंपाइल का मतलब ये है, ठीक है। करते हैं ना रिवीजन रफी की, तब आपके पास हर एक चीज कंपाइल्ड होती है, आपको पता होता है इसके इस ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। फिर आपको बताया जाता है इसके अंदर इस तरह के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। फिर रफी का ना एक मेजर फ्लॉबैक ये है, वो सिर्फ एक ही आंसर देता है, एक ही आंसर, आपको चूज करने का मौका नहीं मिलता। आपने चूज कैसे करना है आंसर को, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि डबल ए भी साथ करनी है, एसकेएस भी साथ करनी है, और वो आपको करवाई जाए। मैडम कितने टाइम में चलो, वो करा बस मैडम? वो हर सिस्टम में इतने ज़्यादा होते हैं, अगर अभी से स्टार्ट होता तो बहुत बेहतर होता मैडम। की तैयारी अगर देखी जाए ना, आपने सिर्फ 300 पेजेस रफी के करने हैं, 300 पेजेस, ठीक है। रफी को अलग करवा लो, ठीक है। सिर्फ आपने उसका थ्योरी पोर्शन करना है, रफी बाकी करनी ही नहीं है, निकाल दो उसके सारे एमसीक्यूज जो आते हैं ना। लास्ट वाले एमसीक्यूज आपने करने ही नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर वो ऑप्शंस करने बैठ जाओगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट की अम्मा अब्बा हो जाएगी, ठीक है। वो हमने नहीं करना, ठीक है। देखिए सिर्फ थ्योरी पोर्शन अलग करवाओ, 300 340 पेजेस जितने भी हैं, उन चीज़ों को सिर्फ आपने कंपाइल करना है।
अपने सिस्टम्स अलग करवाओ। सीवीएस मैं हमेशा पैथोलॉजी फिजियोलॉजी को अलग करवा लेती थी, डबल ए में फिजियोलॉजी अलग होती थी, पैथोलॉजी अलग होती थी। या फिर मैंने एक दफा ऐसे कर दिया, अपनी जो फिजियोलॉजी सीवीएस है, पैथोलॉजी सीवीएस है, उन लोगों को साथ वो करवा के उनका अलग बुक मैंने बनवा ली, ताकि मैं फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी एक साथ ही उनके एमसीक्यूज करती जाऊँ, पढ़ लूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करोगे तो कुछ होगा, वरना इतनी बड़ी किताबें तो मुझसे खुद नहीं उठाई जाती, मैं तो खुद देख के डर जाती थी। मुझसे किताबें इतनी पढ़ी नहीं जाती, मैं सिर्फ एमसीक्यूज फिर सॉल्व करती थी, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लिया, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें कवर हो जाती है टॉपिक की। नेक्स्ट अब हम परेशान नहीं कैलरी होना, लेते जब हैं। किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे यार, पता भी नहीं नहीं, चलेगा। किस्मत में नहीं होता, किस्मत में नहीं होता, अपने हाथ में भी होता है, मेहनत भी होती है, सिर्फ मैम किस्मत वही पे नहीं ना, अगर छोड़ना आप होता। मैम अगर आपकी किस्मत में है तो फिर अल्लाह ताला आपको तौफीक भी देता है ना कि आप मेहनत करो, ये ठीक है। जब आपको बिल्कुल अल्लाह यही ताला बात ने है। इतनी हाँ, तौफीक दी है कि मेहनत कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, बस उस चीज को बार बार आप रिवाइज करो, दैट्स इट। अच्छा, अब हम थायराइड पे चलते हैं। अब इसके अंदर भी हाइपो होता है और हाइपर होता है। हाइपो हमारा कंसर्न नहीं है इसके अंदर, हाइपर कंसर्न है इसके अंदर। ठीक है, हाइपो हमारे किसी काम का नहीं है, हमने हाइपर पे जाना है। अब हाइपर में हमारे पास क्या क्या है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। ठीक है, अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को हमने देखना है। इसकी हमने कॉजेज देखनी है साथ साथ। कॉजेज क्या है? ठीक है, कॉजेज में हमारे पास इसके अंदर एडिनोमा आ जाता है पैराथायरॉइड का, पैराथायरॉइड का सीए आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास सेकेंडरी में हमारे पास क्या वजह मतलब सेकेंडरी कॉज की वजह से ये हमारे पास RF आ जाता है, बाद में हमारे अब ये टर्शरी है कि किसकी, मतलब हमारे पास इडियोपैथिक किसके माइक खुला है? रिफ्रैक्टरी, एक मिनट, इसको मैं म्यूट कर सकूँ, वेट। अच्छा, और टर्शरी हमारे पास किसी भी रिफ्रैक्टरी मतलब कॉजेज की वजह से आ रहा है। जैसे किसी पेशेंट को क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ है, उसकी रिफ्रैक्टरी पीरियड्स की वजह से, ठीक है, रिफ्रैक्टरी कॉजेज की वजह से। अब हमारे पास इसकी ना कॉजेज आती हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हम कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हमने करनी है। ठीक है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या है, कॉजेज क्या हो सकती है हमारे पास? एडिनोमा हो सकता है पैराथायरॉयड का सीए हो सकता है, ठीक है, कार्सिनोमा हो सकता है। सेकेंडरी कॉजेज में हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और जो टर्शरी हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर और रिफ्रैक्टरी पीरियड के साथ आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब पैराथायरॉयड का हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या होता है? पैराथायरॉयड ने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाना होता है, अपटेक करवाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास एडिनोमा है, सी है, तो यहाँ पे हमारे पास उसकी यूजुअली जो सारी एब्जॉर्प्शन है ना, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स फीचर्स याद इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सबसे ज्यादा वैसे भी इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेकेंडरी, इन दोनों के ना एमसीक्यूज बहुत आते हैं। थर्ड का भी आता है एमसीक्यूज, लेकिन ना उसका कुछ अलग तरीके से मतलब सिनेरियो दे देते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कुछ लैब्स इन्वॉल्वमेंट होती है, जो भी हम पढ़ लेते हैं, वो सारी इंक्रीज हो जाती हैं, कैल्शियम, पीटीएच, और साथ में हमारे पास फॉस्फेट लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे पास, हम कहते हैं कि ये हमारे पास टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, जहाँ पे हर चीज इंक्रीज हो रही है। बेसिकली हमारे पास प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में याद रखना है आपने, कैल्शियम लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जो हमारे पास पीटीएच लेवल है वो भी इंक्रीज, जहाँ पे कैल्शियम पीटीएच इंक्रीज होगा, कैल्शियम लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ये नॉर्मल पैथोलॉजी की तरफ से आ रहा होता है, प्राइमरी हाइपर के साथ आ रहा होता है। ठीक है, इसके साथ फिर हमारे पास इसके चक्कर में क्या, फॉस्फेट हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सीरम फॉस्फेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है।
फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जो कैल्शियम लेवल्स हैं हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, कैल्शियम लेवल्स हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे, पीटीएच वैसे ही इंक्रीज होगा, ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये वैसा रहा है, ये दोनों ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक है, कैल्शियम भी डिक्रीज हुआ है हमारे पास, और जो फॉस्फेट लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। पहले प्राइमरी याद कर लो, उसके ऑपोजिट आपने सिर्फ ये याद रखना है, कैल्शियम और फॉस्फेट, इसके अंदर हर चीज इंक्रीज होनी है, ठीक है। इसकी फिजियोलॉजी की ये है कि इसके अंदर सारे लैब्स के अंदर हर चीज इंक्रीज होगी, ये कोई भी कॉज हो सकती है क्रोनिक रीनल फेलियर की, टर्शरी कॉज हो सकती है, कोई सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है, वहां पे हमारे पास स्टिमुलेट करें, अगर हम पैराथायरॉयड हार्मोन की कोई स्टिमुलेशन थेरेपी दें, उसकी वजह से हमारे पास ये सारे फीचर्स आते हैं कि कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं लैब्स में, पीटीएच भी इंक्रीज हो जाता है, फॉस्फेट लेवल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब इनके कुछ ना फीचर्स के साथ याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, पेनफुल होता है, पेन, ये सारी चीजें पेनफुल, ठीक है। फिर रीनल स्टोन्स इन्वॉल्व होते हैं, रीनल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब रीनल स्टोन्स, स्टोन्स, ठीक है। अब रीनल स्टोन है, ये भी पेनफुल होगा। फिर उसके बाद हमारे पास एब्डोमिनल, एब्डोमेन इन्वॉल्व होती है, एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है, मतलब एब्डोमिनल ग्रेन्स होते हैं, एब्डोमिनल ग्रेन्स, और फिर ये साइकेट्री इन्वॉल्व होती है, साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, साइकिक मोन्स होते हैं, मतलब उसको एंजाइटी अटैक भी होते हैं, साइकेट्रिक इलनेस भी होती है। अब पेनफुल बोन्स, बोन से हमारे पास क्या इन्वॉल्व है, मतलब कोई फ्रैक्चर्स की हिस्ट्री होती है, ठीक है, या ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है कॉज में, ठीक है, या ऑस्टियाइटिस, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, सिस्टिका, ठीक है। अब रीनल स्टोन्स में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्योंकि कैल्शियम के साथ हम डील करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे पास रीनल स्टोन्स आ जाएंगे, कैल्शियम इंक्रीज होगा, कैल्शियम की वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स और स्टोन बन जाते हैं वहाँ पे। अब एब्डोमिनल ग्रोन्स में हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसके पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास साइकिक मोन्स में हमारे पास क्या आता है, डिप्रेशन होता है, सीजर्स होते हैं, ठीक है, सीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जब सेकेंडरी की बात पूछी जाती है, सेकेंडरी में हमारे पास बोन पेन भी आएगा सिनेरियो के अंदर, ठीक है, फ्रैक्चर्स भी आएंगे, सेकेंडरी टू प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली हो रहा है, या कोई और डिजीज हो रहा है, ठीक है, रीनल फेलियर या विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो वहां पे भी बोन इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाती है, बोन पेन होगा, फ्रैक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिटल बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जब भी आएगा पीटीएच इंक्रीज हो रहा है, याद रखना है, पीटीएच इंक्रीज हो रहा है, फॉस्फेट इंक्रीज हो रहा है, साथ में हमारे पास कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है, इसके साथ हमेशा एसोसिएशन में हमेशा ये चीज लाजमी पूछी जाती है, क्रोनिक रीनल फेलियर, बोन पेन, फ्रैक्चर, और बोन पेन और फ्रैक्चर्स का आपको वैसे पता होना चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉजेटिव है, उसकी कॉज करने की वजह है, क्रोनिक रीनल फेलियर की कॉजेटिव वजह है, जिसकी वजह से कोई ब्रिटल बोन डिजीज हो सकती है उनको, ठीक है। विटामिन डी, हमेशा जब विटामिन डी की कमी होती है हम क्यों कहते हैं कि विटामिन डी के कैप्सूल लो, बोन ताकत आएगी, बोन की फॉर्मेशन होगी, वो इसी वजह से होती है, ठीक है। बाकी इसकी एज सच वही कॉजेज हैं जो टर्शरी के मैंने आप लोगों को बताई है, कोई रिफ्रैक्टरी डिजीज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, लाइक पहले से कोई एग्जिस्टिंग क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट रहा हो, ठीक है, उसकी वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डेवलप हो, और थोड़े पीरियड के लिए बाद में हमारे पास क्या आ गया है, टर्शरी में ये रिफ्रैक्टरी पीरियड आ गया है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, और साथ में स्टिमुलेशन के प्रोसेसेस आ जाते हैं इसके। ये थे हमारी बेसिक इम्पॉर्टेंट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की सारी चीजें, ठीक है। अब सेकेंडरी में एक चीज और भी
इंक्रीज हो रही होती है, सेकेंडरी में क्या है, एएलपी इंक्रीज हो रहा होता है, ये भी याद रखना है, एएलपी इंक्रीज करेगा यहाँ पे। ये क्लियर है? जी मैम। मैडम एक दफ़ा रिवाइज हो जाए मैडम, मेरा नेटवर्क का इशू था और ये चीज़ मुझे हमेशा ही तंग करता है मैडम। अच्छा, कौन रिवाइज करवाएगा अच्छे से? हबीब मैं ने करूँ? मिलकर किया। हबीब, नो नो नो, तुम्हारा हो गया। अब मैं सबसे अलग अलग पूछूंगी। जी मैम। ओके, सो हमारे पास है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब दो होते हैं, या हाइपो होगा या फिर हाइपर होगा। हमारा जो मेन फोकस है वो हाइपर पे है। अब हाइपर में 3 कॉजेज हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। जो प्राइमरी है उसमें या तो एडिनोमा होगा या कार्सिनोमा होगा। ठीक है। सेकेंडरी में क्रॉनिक रीनल फेलियर विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। एंड जो टर्शरी है उसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा विद रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब हमारे पास जो फीचर्स आते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के, वो ये हैं कि प्राइमरी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा, पीटीएच भी ज़्यादा होगा, लेकिन फॉस्फेट होगा कम। जो सेकेंडरी है उसमें कैल्शियम कम, बाकी पीटीएच एंड फॉस्फेट ज़्यादा। एंड जो टर्शरी है उसमें सब कुछ ज़्यादा होगा। सही है। अब जो फीचर्स की बात करते हैं, अब प्राइमरी में जो फीचर्स हैं वो हमारे पास जो इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें वो हैं बोन्स, रीनल सिस्टम, एब्डोमेन एंड साइकोलॉजिकल, साइकेट्री। किडनी। यस, और साथ में किडनी भी। हाँ, अब क्यों भूले बोन्स हैं के, हबीब आप? जी मैम, क्यों भूले हैं? आशिफ याद नहीं वो दिलाने मुझे के था लिए कि बैठे। मैंने बोला है। अच्छा, वो रेनल को किडनी बोल गया मैडम, गलती है इसकी। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है हबीब, सीखे हम। ठीक है, ओके। अब जो बोन है, बोन के अंदर हमारे पास जो पैथोलॉजी होगी वो होगी फ्रैक्चर्स की, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआइटिस, फाइब्रोसिस सिस्टिका। हमारे पास जो किडनी है उसके अंदर किडनी स्टोन्स हैं, एंड स्टोन्स के अंदर आ जाएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट। एब्डोमेन में कॉन्स्टिपेशन, एंड साइकेट्रिक के अंदर डिप्रेशन एंड सीजर्स। सही जो है। सेकेंडरी है उसमें हमारे पास बोन के जो फीचर्स हैं वो सेम रहेंगे, एब्डोमेन की पेन सेम रहेगी। जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो होगा एएलपी, एएलपी वुड बी रेस्ड। एंड साथ में जो टर्शरी है, मैम टर्शरी का मुझे याद नहीं है। टर्शरी को सेकेंडरी, मतलब अब ये टर्शरी, अब सेकेंडरी हम हमेशा कॉजेस पढ़ते हैं, किसी डिजीज की वजह से है, राइट राइट, किसी मतलब पहले फीचर से फीचर एग्जिस्टिंग कोई तकरीबन डिजीज है। ठीक है, फीचर सेम ही रहते हैं, सिर्फ ये जो लैब की वैल्यू है ना ये वेरी करती है। वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, वो भी किसी एग्जिस्टिंग डिजीज की वजह से, उनकी रिफ्रैक्टरी पीरियड्स और ऑटोनोमस वजह से, मतलब ये अच्छा होता है मैम, टर्शरी का। इसमें एक क्वेश्चन है कि ये बोन के जो सिम्टम, जो डिजीजेस वगैरह हो जाते हैं, फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्यों होते हैं? कौन सी सेल की इनके अंदर एक्टिविटी ज्यादा होती जी मैडम, ये भी ज़्यादा पूछे गए थे, उधर से एज भी ज़्यादा होता था फीमेल का। हम समझ रहे होते थे कि उधर पैराथायराइड की दे देते थे, हम समझ रहे थे कि ये पैराथायराइड की वजह से हुआ या हाइपरथायराइडिज्म की आप बात कर रहे हैं? है? यस पीटीएच की मैम, वजह तो से हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर क्यों? क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। वो क्या करता है Yes, कि बोन की डीमिनरलाइजेशन करता है, क्योंकि वहां डी बोन से डिपॉजिट हो कैल्शियम, जाते हैं, जिसकी वजह से हेमोसिड्रिन के डिपॉजिट्स होते हैं, यही वाली वजह थी ना? मतलब बोन से कैल्शियम को लेके ब्लड में लाना है ना, बोन को वीक करना है, पैराथायराइड का हम्म काम। और हम्म कैल्सिटिनिन का अपोजिट एक्शन है कि वो ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन में देता है, मतलब सीमेंटेड इफेक्ट करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। सही हो गया। जी, बस ये एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ऐड कर। ये तो आप वही मैम ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका की एक कॉज बता रहे हैं ना, कि डेपोजिशन यस और ऑस्टियोक्लास्ट यस की यस मैम। फॉर्मेशन होती है। असल मैम में जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी वहाँ पे एएलपी तो बढ़ेगा। वही मैं कह जी रही हूँ, तो फिर एएलपी बढ़ेगा। प्राइमरी में भी एएलपी बढ़ेगा। वो आपने सिर्फ सेकेंडरी का बताया, सेकेंडरी इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है। एएलपी तो डिफरेंशिएशन दोनों में फीचर, ही होता है, हाँ जी दोनों में डिफरेंशिएशन होगा। दोनों में हाँ, होता है, एएलपी इंक्रीज दोनों में ही होगा। लेकिन हाँ जी मेन प्रोबेबल फीचर यहाँ पे आ जाता है एएलपी, क्योंकि यहाँ पे हमारे हर चीज कम, कैल्शियम की कमी आ रही होती है ना, कैल्शियम अच्छा मैम, मैम, कैल्शियम इसमें लेवल्स इसमें कम हो कैल्शियम रही नहीं होती हैं होगा। यहाँ पे। डिफरेंशिएशन मैम फीचर मतलब वो प्राइमरी में तो कैल्शियम हाई है
और इधर कैल्शियम लो है सेकेंडरी में, हम्म और पैराथायराइड हाई है, ये सेकेंडरी का हम्म ये ज्यादा फीचर नहीं होना चाहिए? तो ज्यादा फीचर ये नहीं है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की बात आ जाती है, क्योंकि वहां पे विटामिन डी की बात आ जाती है। विटामिन डी मैम में हमेशा एएलपी के साथ रिलेट करवा के करते हैं, ठीक है इसलिए मैम एएलपी को वहां पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक। जो विटामिन डी डिफिशियंसी के साथ आता है मैम, वो किस तरह आता है, वो जरा बता दें। विटामिन डी की डिफिशियंसी के साथ आते हैं। जी मैम विटामिन डी आता है के ना। ना विटामिन डी के ना अलग एमसीक्यूज आते हैं, वो पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर विटामिन डी के ऊपर आते हैं। उसमें उनकी मेरा ख्याल एब्जॉर्प्शन, किडनी का उसके मेंशन नहीं किया रिएक्शंस। होगा, ये सेकेंडरी वाले में नहीं ना किडनी का मैम, जरूर मेंशन किया होगा। एक्चुअली ना इनका पूछने का मकसद सवाल ये है कि एक सिनेरियो बता दें कि जो विटामिन सेकेंडरी का सिनेरियो होगा और एक जो टर्शियरी का सिनेरियो होगा, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सिनेरियो टर्शरी में। टर्शरी का यही आता है, कोई भी क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट आएगा आपके पास, ठीक है, उसको कोई पैथोलॉजी होंगी साथ ये थायराइड की, ठीक है, उसकी कोई ना लैब्स टीएसएच वगैरह करवाए होंगे, T3 T4 करवाए होंगे, वो डीरेंज्ड होंगे, साथ में वो दे देते हैं हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम लेवल्स वो भी इंक्रीज आ जाते हैं, ठीक है, मतलब सारी लैब्स इंक्रीज, फॉस्फेट लेवल्स इंक्रीज आ जाएंगे, ठीक है। तब वो कहते हैं कि वो कौन सी डिजीज है जहाँ पे हर चीज ही इंक्रीज आए जा रही है, वो टर्शरी होती है। मैम इसके साथ एसोसिएट होगी सार्किडोसिस की? किसकी? टर्शरी के सार्किडोसिस साथ? की टर्शियरी के साथ? नहीं, इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है सार्कोइडोसिस की। ठीक, ओके। सार्कोइडोसिस यहाँ पे कहाँ से आप रिलेट करके आ रहे हैं? मैम लंग्स का यहाँ पे कहाँ से आ गया? कैल्शियम लेवल ज्यादा कैल्शियम है ना लेवल इसका? अलग चीज है, कैल्शियम लेवल तो ब्लड सीरम से हम देख रहे हैं ना, वो तो तो सीरम के मैडम हम कुछ भी चीजें उसमें जो उठाएं, है, लेकिन ये किडनी इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे ज्यादा हो, जहाँ पे हमारे पास कोई पैराथायरॉइड के रिलेटेड हो या थायराइड के रिलेटेड हो, मैम हमने तो उसमें उनके एक साथ सार्किडोसिस में पैराथायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी तो इंक्रीज होता था, हम्म तो उसके सार्कोइडोसिस में साथ। होता था, बट इसकी एसोसिएशन टर्शरी पैराथायरॉइड की इसके साथ नहीं है सार्कोइडोसिस की। ठीक यहाँ है पे मैम। आपको कोई लंग रिलेटेड कोई सिनेरियो नहीं देंगे, ना उसकी एसोसिएशन देंगे, क्योंकि उसकी एसोसिएशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पीटीएच बहुत ज्यादा इंक्रीज, बहुत ज्यादा रिलीज होता है, और सीरम में बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी की कंपैरिजन में देखोगे ना पीटीएच, तो यहाँ पे टर्शरी में सबसे ज्यादा होगा लेवल, ठीक है। ओके ओके। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारे पास एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। एल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में क्या जानता है कोई? वहाँ पे क्या होता है हमारे पास? एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है। उसकी स्क्रीशन ज्यादा होती है, ठीक है, ये उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होती है। अब हमारे पास क्या आ गया? एल्डोस्टेरोनिज्म। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या है? प्राइमरी है और सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में हमारे पास क्या ऐसी वजह बनती है कि हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी है? कोई भी हमारे पास हाइपरप्लेजिया हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड्स का, ठीक है, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा ऑफ एड्रीनल्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन ज्यादा रिलीज होता है, एल्डोस्टेरॉन की सक्रीशन ज्यादा है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज ज्यादा होगा। और कोई एडिनोमा भी कॉज हो सकता है इसका, पॉजिटिव में हमारे पास एडिनोमा आ सकता है, ठीक है। कोई हमारे पास हाइपरप्लेजिया मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे हमारे पास फीचर्स क्या होते हैं, हम दोनों इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास हाइपोकेलीमिया होता है, हाइपोकेलीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, मतलब जो बीपी है वो रेज होगा, हाइपरटेंशन होगी, साथ में हमारे पास क्या है? एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा, एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा, देन हमारे पास रेनिन रिलीज कम होगी, ठीक है। अब ये एक ऐसा फीचर है, अगर हम प्रेगनेंसी के साथ डाल दें तब इसका सिनेरियो क्या बनेगा? ये नॉर्मल फिनोमिना है, प्राइमरी
हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। सेम यही सिनेरियो उठा के दे दें अगर विद प्रेगनेंसी, तब हम क्या कहेंगे? ये क्या डिजीज है, क्या डिसऑर्डर है? एनीवन? उसके अंदर सारी लैब सही सेम देंगे, सारा सिनेरियो सेम देंगे, सिर्फ बस प्रेगनेंसी का ये वर्ड डाल देंगे। जो प्रीक्लम्सिया और इक्लम्सिया की तरफ इंडिकेट तो नो नहीं करता ये नो, वहां पे एल्डोस्टेरोनिज्म का जिसकी कोई वजह से मतलब नहीं होता, ये वहां पे वो सिर्फ प्रेग बीपी होता है एक्लेम्शिया में, प्रीक्लेम्शिया में। तो इसके अलावा अगर वो जो नो, हाइपर नो डायनामिक शियान, कंडीशन है नो शियान हाइपर डायनामिक डिजीज कंडीशन है नहीं। जब भी डाइल्यूशनल प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हाइपोनेट जब भी, जी मैं बता रही हूँ, जब भी प्रेगनेंसी रिलेटेड ये वाला सारा प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म का सारा सिनेरियो उठा के दे दें, उस कंडीशन को कहते हैं गैलर सिंड्रोम। ये एमसीक्यूज आया हुआ है और ये रीसेंट अटेम्प्ट्स में आया हुआ है, ठीक है। क्या सिंड्रोम गैलर सिंड्रोम, गैलर सिंड्रोम, ठीक है। गैलर सिंड्रोम सेम सिनेरियो उठा के एल्डोस्टेरोनिज्म का देते हैं, सिर्फ एक वर्ड डाल दिया न्यू उन्होंने, मैम कौन सी प्रेगनेंसी। सिंड्रोम? सेलर सिंड्रोम? गैलर, GELLER, गैलर सिंड्रोम। गैलर इस सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम का जायका हमें नहीं पता था मैम मैडम इसमें होता क्या है मैडम? सेम यही फीचर्स होते हैं, लेकिन ये प्रेगनेंसी में होता है। जब प्रेगनेंसी का वर्ड डाल दो, इसी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को क्या कहते हैं? गैलर सिंड्रोम कहते हैं। मैम मैडम आपने मैं आधी रात को इसमें डरा इसकी दी है सिंड्रोम से। पैथोफिजियोलॉजी क्या है मैडम? कुछ नहीं है, नया सिंड्रोम नहीं है, बस ये रीसेंट अटेम्प्ट में इन्होंने यही एक कह लो मतलब कुत्तापन किया है, सारा प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म का हाँ सिनेरियो उठा के दे दिया, साथ में सिर्फ प्रेगनेंसी डाल दी। उन्होंने कहा अब इसको बूझो तो जाने, ठीक है। उसके अंदर सारे मैम बहुत प्राइमरी एल्डोस ट्रॉमेटाइज्ड हैं, पहले ही बहुत ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। कोई ट्रॉमेटाइज नहीं है, ये तो अभी हम नहीं लोगों को इन्होंने सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, ऊपर से आप ट्रॉमेटाइज हो रहे हो आप लोगों नहीं के नहीं ये मैम, कितने बहुत कितने बहुत अटेम्प्ट बहुत हुए अच्छा अभी तो डिफरेंशिएट कर मेच्योर रही हो हैं यार भाई, इन मैम। चीजों ये से तो आप ना ना डरो भाई, बात सीपीएसटी को डराओ। नहीं नहीं मैम, आप बहुत अच्छे इसको डिफरेंशिएट कर रही हैं। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग। वही वही चीजें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स ही अटेम्प्ट नहीं हो पाते, क्योंकि एक वर्ड ऐड या एक वर्ड सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, फिर वहां पे बैठ के हम सोच रहे होते हैं यार ये सारी फीचर तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोन, डायरेक्ट प्राइमरी एल्डोस्टेरोन पे ट्रिक हो जाता है, ये नहीं देखते वहां पे कुछ और भी लफ्ज दिख रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है मैडम मैम। इसको मैडम इसको वैसे रट लें मैडम, मुझे तो पता तो चला है कि सब कुछ वही होगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी मैडम? किस वजह से ये है तो रेज होगा? फिजियोलॉजी कुछ भी नहीं है, बस एक कंडीशन होती है वहां पे पैराथायरॉइड, ये एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से वहां पे हम्म एल्डोस्टेरोनिज्म भी रेज है, बीपी इंक्रीज है, सेम प्राइमरी हाइपर मैम पैराथायरिडिज्म पूरा का सिनेरियो सिनेरियो ही होता है, सेम है। अल्डोस्टेरोन का होगा, जस्ट प्रेगनेंसी के एल्डोस्टेरोन का साथ होगा, वो जस्ट बता रहे हैं। प्रेगनेंसी, यार भाई प्रेगनेंसी के, ये क्या मैंने मैडम? प्रेगनेंसी में थोड़ी मैंने एक कह लो ना, मैंने प्रेगनेंसी पहले इज ही अ कहा स्पेशल थिंग। मैंने पहले ही कहा था कि एक कबाड़ खाना है, अब एक जूता है कबाड़ से उठाया उसके पॉलिश किया, रेट चेंज हो गया, मतलब यही है, ठीक है। बस यही रेट चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ना एक हाँ, प्यार से दे दिया उन्होंने इसी चीज को, बिल्कुल। तो ठीक इससे है। परेशान नहीं होना भाई। हाँ परेशान नहीं होना, बस गैलर सिंड्रोम याद रख लो, है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म विद प्रेगनेंसी, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा कम। अब हम आते हैं सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के ऊपर। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, अब सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कोई कोई कॉज होगी, कोई वजह होगी, कोई रीनल इन्वॉल्वमेंट है, एडीमा होगा, सिरोसिस होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कार्डियक फेलियर, कोई भी ऐसी वजह हो सकती है जिसके नतीजे में हमारे अच्छा पास मैम, हाइपर ये एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है। गैलर सिंड्रोम का वो डिटेल मैडम नुमरा ने शेयर कर ली है ग्रुप में, चले कि ये रेयर बेहतरीन है। जेनेटिक कंडीशन है जिसमें हाइपरटेंशन, हाइपोकैलीमिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर की, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सारे सिम्टम आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि प्रेगनेंसी है, वो जेनेटिक से ही आएगा ना, ठीक है। जेनेटिक कंडीशन प्रेगनेंसी में आ रही है,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंडरी हाइपर, और ये मैंने सेकेंडरी कॉज बता दिए। सेकेंडरी कॉज हमारे पास किसी भी डिजीज की हो सकती है। कौन कौन सी है? किडनी इन्वॉल्वमेंट आ सकती है। किडनी में हमारे पास क्या है, रीनल रीनल फेलियर आ सकता है, ठीक है। कोई एडिमेटस प्रोसेस आ सकता है, एडिमा आ सकता है, सिरोसिस आ सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर क्या, यहाँ पे लैब्स कैसी होंगी? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब एल्डोस्टेरोन तो वैसे ही इंक्रीज है, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेनन भी इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पे रेनन डिक्रीज था ना, तो यहाँ पे रेनन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। अब ये क्या होती है? बेसिकली एडिसन्स डिजीज इसको कहते हैं, ठीक है। एडिसन्स डिजीज में होता क्या है? अब जैसे हमने प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में हर चीज पढ़ी थी ना, यहाँ पे हर चीज ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाइपरटेंशन थी, यहाँ पे हाइपोटेंशन हो जाता है। वहाँ पे हाइपोकेलीमिया था, यहाँ पे हाइपरकेलीमिया हो जाता है। वहाँ पे हमारे पास एल्डोस्टेरोनिज्म इन्वॉल्व था, एडिशंस में ऑटोमेटिकली आपको पता हो एसीटीएच की इन्वॉल्वमेंट होनी होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये क्या है, एडिशंस में एसीटीएच लेवल डिक्रीज, इनसफिशिएंसी का मतलब यही है ना, एसीटीएच के लेवल डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हाइपर ये पिगमेंटेशन हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, क्लियर है। कुशिंग्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं। कुशिंग सिंड्रोम का मेन फीचर क्या है? मून फेसेस, ये तो हमेशा सबको याद है ना, मून फेसेस होता है, ठीक है। और हमारे पास बुफेलो हम्प होता है, ये हमेशा हम पढ़ते आए हैं, बुफेलो हम्प ये होता है। बुफेलो हम का सिनारियो इस मर्तबा आया था इसके साथ। ये कुशिंग्स, ये वाली जो 4 डिजीज है ना, ये वैसे भी इनको पसंद है। या तो ये थायराइड का सिनेरियो देंगे, या ये कुशिंग्स का देंगे, या एल्डोस्टेरोनिज्म का देंगे, या कैंसर का देंगे। मतलब एंडो आपकी टोटली यही है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई चीजें उठा के, या तो फिर रिसेप्टर्स उठा के दे देते हैं, जो फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स हैं, जो डॉक्टर एसन ने आपको कवर करवाए हैं, ठीक है, उनका सिनेरियो उठा के दे देते हैं। तो इनके कुछ मेन फीचर्स आपको बताऊं, आप इजीली डिफरेंशिएट कर जाते हो। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एज जैसे हमने किया था प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, यहाँ पे भी हाइपोकेलीमिया होता है, हाइपोकेलीमिया होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन तो होगी, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी डायबिटीज होती है, डायबिटिक मिलाइटस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक फीचर्स में हमारे पास ओबेसिटी आती है, ओबेसिटी, और यही मून फेशियल बफेलो हम्प वगैरह आ जाता है, ठीक है। और डोमिनेंस एक्सट्रीम वेस्टिंग आती है, एक्सट्रीम वेस्टिंग का वर्ड लाजमी आता है, ठीक है। एक्सट्रीम हमारे पास, एक्सट्रीमिटी हमारे पास क्या है, वेस्टिंग आती है। स्ट्रायाज बनते हैं, स्ट्रायाज पेट के ऊपर ऐसे स्ट्रायाज आपको दिखाई भी दे रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रायाज होते हैं। और उसके बाद हमारे पास ब्रूजिंग के साथ होते हैं पेशेंट। और प्रॉक्सिमल मायोपैथी का वर्ड यूज किया जाता है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, एक प्रॉक्सिमल मायोपैथी इनको बड़ी पसंद है, ठीक है। स्ट्रायाज बड़े पसंद है, बुफेलो हम्प और मून फेशियल बड़े पसंद है, ठीक है। तो इसके हमारे पास ये 4 चीजें ना बड़ी पसंद है इन लोगों को। ये सिनेरियो में ये काफी उठा के, अब कोई एक चीज तो लाजमी देंगे इन चारों में से, स्ट्रायाज है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, ओबेसिटी है, मून फेशियल एंड बुफेलो हम्प, ठीक है। ये इनके स्पेसिफिक और स्पॉन्टेनियस फीचर्स होते हैं, ये याद रखने होते हैं क्वेश्चंस के सिनेरियो के अंदर। ये क्लियर है? अब जी कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम में कौन मुझे डिफरेंस बताएगा?
कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कुशिंग डिजीज क्या होती है? मैम जो कुशिंग सिंड्रोम होगा ना वो मैम पर से एटीएच मतलब रिलीज नहीं हो रहा होगा, और जो डिजीज होती है वो एड्रिनल ग्लैंड से मतलब वो हमारे पास रिलीज नहीं हो रहा है एसीटीएच। हम्म। तो ये डिफरेंशिएट होगा मैम। अच्छा, मुझे कोई ओवर हाइड्रेशन और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के डिफरेंस इन सब में बता सकता है कि किसमें क्या हो रहा है? एनीवन? ये एमसीक्यूज भी आए हुए हैं और सिर्फ 2 एमसीक्यूज आए हुए हैं, और लेकिन अगर 2 एमसीक्यूज पहले आए हुए हैं तो मतलब उनके चांसेस हैं कि ये दोबारा आ सकते हैं, तो उनको भी एक दफा ना हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं कि ये ओवर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कैसे किसके अंदर आ रहा होता है। अगर हम पहले हम देखें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन है, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन यहाँ पे मेन वजह होती है, ठीक है। फिर आती है हमारे पास कुशिंग्स, कर लेते हैं कुशिंग्स। और बेसिकली हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में ये पूछा था, लेकिन आपको ना बाकी उसके लिए भी पता होना चाहिए। जो डिजीज जो सियाड है हमारे पास, एडिसन्स डिजीज है, उनका भी फीचर पता होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाता है? सेम एज इट इज विद प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन होती है, ठीक है। सेम एज हमारे पास क्या है, तो इन दोनों का सेम आ गया है, ये इजी हो जाता है फिर करना, ठीक है। एडिशंस का देखते हैं। एडिशंस में क्या है? वहां पे हमारे पास क्या होता है? इनसफिशिएंसी हो रही थी ना, तो मतलब हाइपो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। और हमारे पास सियाड, हमारे पास एक आता है सियाड। अब सियाड में भी हमारे पास यही है कि यहाँ पे सियाड में इंक्रीज हो रहा होता है एडीएच, ठीक है। एडीएच इंक्रीज हो रहा होता है, यहाँ पे एसीटीएच आ जाता है, यहाँ पे कोर्टिसोल आ जाएगा, ठीक है। और एसीटीएच अगर डिजीज होती है तो हम उसको कहते हैं डिजीज है एसीटीएच। अगर कोर्टिसोल आ जाता है तो हमारे पास सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है। इंक्रीज कोर्टिसोल तो मतलब वो कुशिंग सिंड्रोम है। अगर इंक्रीज एसीटीएच है तो मतलब वो कुशिंग्स डिजीज है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? सियाड में हमारे पास क्या मैंने बताना है? यहाँ पे हमारे पास हमारे पास ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन होगी। व्हाट? हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन। अब हमने क्या याद किया है? इन दोनों का सेम है। कुशिंग एंड प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है? हाइपर ऑस्मोटिक ओवर, ये एमसीक्यूज आए हुए हैं कि वो सारा सिनेरियो दे देते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कुशिंग्स डिजीज का, ठीक है। वो कहते हैं इसके अंदर किस तरह की हाइड्रेशन हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे हाइपो ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन इन दोनों में होती है, यहाँ पे हाइपो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन होती है डिस्टेंस में। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइपो ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन होगी। 3 में ओवर हाइड्रेशन है, 1 में डिहाइड्रेशन है, ठीक है। क्लियर है? जी मैम। ये लाजमी मैम एक याद, ये एड मरतबा अप आगे करने हैं कर ली। पॉइंट्स। जी मैडम हम लिख लेंगे, इस दफ़ा जस्ट लिखा देना मैडम। हाँ जी। अब ये कौन मुझे करवाएगा रिपीट चीजें जो भी हमने पढ़ी है? फिर हम विटामिन डी कर लेते हैं कि एमसीक्यूज देख लेते हैं। आयशा ने सुना दिया? मेमूना ने सुनाया? नहीं मैम। हाँ, मेमूना सुनाएंगी, बताएंगी। मैम आपने बताया कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में और कुशिंग में हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक ओवर हाइड्रेशन होगी, हम्म एडिसन्स में हाइपर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन।
और सीआर में हाइपोऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, अच्छा ओवर वहां पे हाइड्रेशन। होते भी इतने बदतमीज हैं, वहां पे ये सारे एमसीक्यूज के ना पॉइंट्स दे देते हैं सेम यही, हाइपोऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, हाइपर ऑस्मोटिक ओवरहाइड्रेशन, हाइपोऑस्मोटिक मतलब ये चार चार वर्ड एक जैसे आ रहे होते हैं मतलब ऑप्शंस के अंदर, तो हमारा दिमाग घूम जाता है। तो ये लाजमी याद रखना है, हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपर का मतलब क्या, ज्यादा, ठीक है, ओवर भी, ज्यादा, ओवरफ्लो हो रहा है, ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और कुशिंग्स में मतलब ये एसीटीएच और एल्डोस्टेरोनिज्म इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से हर चीज इंक्रीज होगी, हाइपर एंड ओवर, हाइपर एंड ओवर, ठीक है, हाइपर ऑस्मोटिक एंड ओवर हाइड्रेशन। और फिर एसीटीएच में क्या हो रहा था हमारे पास, एसीटीएच कहते हैं डिसेंस डिजीज में, एसीटीएच क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, मतलब डिहाइड्रेशन में चला गया बंदा और हाइपोऑस्मोटिक है, ठीक है। फिर सियार्ड के केस में क्या है, एडीएच लेवल इंक्रीज हुआ है, हाइपो तो था, हाइपोऑस्मोटिक तो है, ठीक है, एडीएच इन्वॉल्व हो गया था ना, क्योंकि वहां पे वाटर रिएब्सॉर्प्शन ज्यादा होने लग गई थी, लेकिन हाइपोऑस्मोटिक वैल्यू हो गई, लेकिन है तो ओवर ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एक रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस उठा के दे देते हैं हाइपर हाइपो से रिलेटेड। मैम अभी जो मैडम कुशिंग मैडम डिजीज और एडिशन कुशिंग का भी सिंड्रोम ये बता दें। कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज मैंने आपको बताया है, कुशिंग डिजीज में क्या होता है, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम क्या है। अब कुशिंग डिजीज में अगर एसीटीएच लेवल इंक्रीज होगा, बाकी सारे फीचर कुशिंग वाले ही आएंगे, मून फिशेस, ब्रोजेज, बुफेलो हम्प, और साथ में हमारे पास हाइपोकेलीमिया, ठीक है, और जितने भी फीचर्स हैं हमारे पास ना वो सारे कुशिंग से रिलेटेड आएंगे, लेकिन वहाँ पे एसीटीएच इंक्रीज होता है, ठीक है, तो हमारा वो कुशिंग डिजीज का सिनेरियो होता है। अगर वहाँ पे कॉर्टिसोल का वर्ड आ गया, इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल हो रहा है, तो मतलब वो कुशिंग सिंड्रोम है। मैम ये डिफेक्ट कहाँ पे होता है, मतलब डिजीज में एड्रीनल लेवल पे होता है या एड्रीनल ब्रेन के लेवल्स लेवल पे, एड्रीनल लेवल्स पे होंगे ये सारे। और सिंड्रोम में? सिंड्रोम कॉर्टिसोल से रिलेटेड है ना, वो पिट्यूटरी से रिलेटेड है। कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज हो रहा है, जहाँ से रिलीजिंग होता है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, वहाँ की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ के डिफेक्ट आते हैं। एसीटीएच भी तो मैम ऊपर से ही आता है ना? वो भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के साथ आ रहा होता है ना, तो वो भी बेसिकली वहीं से डिफेक्ट आ रहे होते हैं। मैम इस तरह नहीं है कि एक में जो हम एक टॉपिक देते हैं मतलब बाहर से देते हैं ना? वो तो एक टेस्ट होता है जिसको टॉलरेंस टेस्ट दे रहे होते हैं कि वो एसीटीएच है या मतलब कुशिंग्स है या नहीं है, वो वाला कह रहे हैं टेस्ट, एक टॉपिक। जी मैम। सप्रा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। हाँ, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होते हैं उसके अंदर। उसमें क्या होता है अगर वो देते हैं, अगर एसीटीएच अगर डिक्रीज होता है तो ये फिर हम्म, क्या है मतलब वो सिंड्रोम? एडिशन का होता है, नहीं कुशिंग्स का ही होता है ना बेसिकली डेक्सामेथासोन, कुशिंग के वो लिए इसी को डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करने के लिए होता है ना, डिजीज से और सिंड्रोम से। तो ये बता हाँ, देना अगर किस मैम अच्छी तरह से कि किस तरह डिफरेंशिएट होता है इस पे। मैं एक मिनट ये देख लेती हूँ, मेरे भी इसके अंदर माइंड में ऐसा सच है नहीं, किसी के माइंड में हो तो वो शेयर कर दे। नहीं मैम मैम, ये एक्चुअली जो इस तरह होता है ना कि सप्रेशन डेक्सामेथासोन टेस्ट, का मैम सप्रेशन टेस्ट है, ये तो एक्टोपिक जो एसीटीएच की सिक्रीशन होती है उसको डिफरेंशिएट करना होता है कुशिंग डिजीज से। देख लेते हैं हम कुशिंग किस तरह डिजीज का। करते हैं ये मैम बताओ। एक्चुअली जो कुशिंग सिंड्रोम होती है ना, उसमें मैम अगर वो उसकी जो कॉज है वो बेसिकली इट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स हार्मोन की होती है। अगर हम उसको इट्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन अगर हम उसको दें, और अगर वो देने की वजह से हमारे पास एसीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो इट्स मीन कि वो सिंड्रोम है। अगर एसीटीएच का लेवल इंक्रीज ना हो, उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो फिर वो डिजीज है। इसका ये मैकेनिज्म है। नहीं ये मतलब डेक्सा जो भी देते हैं ना वो तो नेगेटिव डेक्सामेथासोन फीडबैक। क्या है? डेक्सामेथासोन क्या है? लो डोज एक मिनट। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टीरॉयड ही है ना?
हाँ, जब हम स्टीरॉइड्स देंगे, अगर ऊपर दिमाग से हमारे ऊपर हाइपोथैलेमस से स्टीरॉइड्स ना बन रहे होंगे, हम बाहर से स्टीरॉइड दे रहे हैं और वो नीचे अपना इसमें हमारे ग्लैंड पे आके इफेक्ट कर रहा है, यहाँ से हमारे वो कॉर्टिसोल वगैरह और बाकी वो रिलीज हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि हमारा ग्लैंड जो है वो ठीक है, प्रॉब्लम हमारे ऊपर सिस्टम पे हाइपोथैलेमस में है। ये सही कह रहे हैं। वहां पे हम ना पहले 2 डोजेस देते हैं। एक अगर डोज हम दे रहे हैं मतलब पहले दे रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में दे रहे हैं सपोज, या नाइट में दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी डोज अगले दिन वापस जाके देंगे, ठीक है। इसकी डोजेस का मतलब होता क्या है कि अगर हम 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 11 पीएम के ऊपर, ठीक है, दूसरी डोज हम दे रहे हैं कॉर्टिसोल, मतलब दो दो डेक्सामेथासोन की दे रहे हैं, और फिर हम कॉर्टिसोल लेवल चेक करते हैं। अगर हम सपोज देखते हैं अगर कॉर्टिसोल के लेवल कम आए हैं, ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट वैल्यू से, तो मतलब वो कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। अगर ज्यादा आए हैं वहां पे कॉर्टिसोल के लेवल चेक किए हमने, तो वो कुशिंग सिंड्रोम होता है। मतलब वो पैथोलॉजिकल, हमारे पास वो हाइपोथैलेमिक डिजीज होगी अगर वो नेगेटिव में आ जाए, मतलब वो कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज ना हुए, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारे पास कोई पैथोलॉजिकल ऊपर से मसला आ रहा है, हाइपोथैलेमस से मसला आ रहा है। अगर ये हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, मतलब वो पैथोलॉजिकल मसला नहीं है, हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं है, ये कोई और अंदर एंडोजेनस पैथोलॉजी चल रही है, ये होता है डेक्सामेथासोन टेस्ट एडिनोमा, कार्सिनोमा और ट्यूमर को डिफरेंशिएट करने के लिए। मैडम, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए ना, हमने पहले ये देखना है कि आया कि प्रॉब्लम ग्लैंड में है या आया कि प्रॉब्लम हमारे हाइपोथैलेमस में है। जिस तरह हम एडीएच को और एसआईएडीएच को नेफ्रोजेनिक और वो डायबिटिक इंसिपिडस को करते हैं ना रूल आउट, इसी तरह हम सिंड्रोम और हम उसको रूल आउट करेंगे डिजीज को। अगर तो हम बाहर से मतलब दे रहे हैं, स्टीरॉइड्स दे रहे हैं और उसका लेवल हमारे पास कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है, तो इट्स मीन के प्रॉब्लम हमारे ऊपर हाइपोथैलेमस पे है, ठीक है। अगर हम यानी कि उसको स्टीरॉइड्स दे रहे हैं और हमारे कॉर्टिसोल का लेवल नहीं बढ़ रहा, इट्स मीन ऊपर से तो एसीटीएच रिलीज होके आ रहा है लेकिन नीचे ग्लैंड से जो है वो कॉर्टिसोल नहीं रिलीज हो रहा, इट्स मीन के डिजीज है, ग्लैंड का प्रॉब्लम है। ये है इश्यू इसका। सही है, समझ आ गया है सबको। ठीक है मैम, बस थोड़ा थोड़ा बहुत गुजारा हो गया है बस। ओ यार, अभी भी थोड़ा बहुत गुजारा हुआ है। जी खैर है, इसको देख लेंगे, इशू नहीं है। थैंक यू, अच्छा समझाया आपने। अच्छा, अब हम विटामिन डी के ऊपर आते हैं। विटामिन डी से मुराद क्या है? विटामिन डी करता क्या है, किसी को कोई आइडिया है? एब्जॉर्प्शन किसकी करवा रहा है, सीरम लेवल क्या हो रहे हैं कैल वहां पे? कैल्शियम की रीअब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन में, हम्म ठीक है मैम। हम्म हम्म फिर उसी इसके ना कैल्शियम इसके ना 3 मैकेनिज्म होते हैं। बोन के होते हैं, इंटेस्टाइन के होते हैं, और रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर होते हैं। तीनों मैकेनिज्म हमने करने होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम शुरू कैसे करते हैं इनके मैकेनिज्म, ये देखते जाएं। अब कैल्शियम, विटामिन डी है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होता है, मैम आज कब 25। तक पढ़ेंगे? जब तक आपका चाहते हो, बताओ। विटामिन डी कल कर लें? मैम करा कि देना। एमसीक्यूज भी हैं? मैम विटामिन मैम विटामिन डी मैम कल कर मेरी लेते हैं। ड्राइंग खत्म कल कर करना है। लेते हैं। विटामिन डी ना थोड़ा सा है भी इम्पोर्टेंट और इस पे अब काफी ड्रेन भी हो चुके हैं, हाँ, तो कल विटामिन डी स्पेशली के कर लेंगे। एमसीक्यूज भी है ना, असल में विटामिन डी के एमसीक्यूज भी हमने करने हैं इनकी सारी मेटाबॉलिज्म के बाद, जी मैम, ये ठीक है। कंफ्यूजिंग करते हैं विटामिन डी के और पैराथायराइड के और ये जो साथ में ये कैल्शियम के। ठीक है, ये हम कल कर लेते हैं विटामिन अगर डी। आज हम आज इंडो खत्म कर मैम देंगे, आज करते हैं सारा। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम काइंडली आप अपने ये जो नोट्स बना रहे हैं इसके पिक्चर आप ग्रुप में शेयर किया करें। नहीं है, हाथ नहीं चलाने होते हमने, है ना। मैम हमारे आंखें बंद होती है, सिर्फ कान खुले होते हैं, आपको सोते हैं इस टाइम पे। मेहरबानी है आपकी। चलो, कुछ समझ आएगा तो मैं भेज देती हूँ। यस। चलो, ओके, कल करते हैं विटामिन डी। बाकी मैम ये किसी जो किसी कोई टॉपिक में कोई इशू आ रहा है?
जी मैम बाकी पीछे नहीं मैम रोबोटिक्स ठीक है।